नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कुछ भाग बीच में ही रह चुका था। प्रथम भाग का प्रेमचंद दो बैलों की कथा आगे पढ़ते हैं। अब जो बैल थे, बैलों को झूरी के ससुराल भेजा गया और वहाँ जाकर के उन्होंने किस प्रकार से अपनी व्यवस्था स्वयं की, किस प्रकार से स्वामी भक्ति को परिलक्षित किया, उसके बारे में हम व्यक्त करते हैं उनकी पीड़ा और मनोदशा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया। जिस प्रकार इतिहास में हम देखते हैं, हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस हल्दी घाटी के युद्ध में कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि महाराणा प्रताप के एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद, और राम प्रसाद बड़ा ही दक्ष हाथी था और अकबर को उसकी विशेषता के बारे में जानकारी मिली और गाहे बगाहे अकबर ने महाराणा प्रताप से उस हाथी को मांगा, लेकिन महाराणा प्रताप ने उस हाथी को देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के अनिर्णित युद्ध के पश्चात जब अकबर के यहाँ उस राम प्रसाद को ले जाया गया, मान सिंह जब उस राम प्रसाद को ले गया तो अकबर बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बड़ा ही खुश हुआ और उसने उसको पीर प्रसाद, पीर पंजाल नाम दे करके संबोधित किया कि यह मुझे पीर के प्रसाद के स्वरूप मिला है। लेकिन उधर स्वामी भक्त राम प्रसाद अकबर के यहाँ रहा, लेकिन उसने वहाँ का दाना भी नहीं छुआ, वहाँ की घास भी नहीं खाई और वहाँ का पानी भी नहीं पिया। अंततः वह अपना जीवन समाप्त कर गया। यह थी राम प्रसाद की स्वामी भक्ति। वैसा का वैसा उदाहरण हमें चेतक के बारे में मिलता है। तो उसी स्वामी भक्ति का परिचय दे रहे हैं यह हीरा और मोती इस उद्धरण के माध्यम से। अब दोनों ने जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उसे छूट गया था। जिसको वे अपना घर समझ रहे थे, झूरी का घर वो अपना घर मान रहे थे, लेकिन आज वो घर छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब गया के यहाँ पे जब पहुँचे तो ये पूरा परिवार, घर, लोग, बाड़ा, ये सब उसे पराये लगने लगे, सब बेगाने लगने लगे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। पशु पक्षियों की जो भाषा होती है उस भाषा से उन्होंने वार्तालाप किया। एक दूसरे को कनखियों से देखा, एक दूसरे को इशारों से, तिरछी नज़रों से देखा और लेट गए, सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया, जब गांव के अंदर सभी लोग सो गए, रात्रि का समय हो गया, ठीक 12-11 बज गए, सभी लोग सो गए, दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा दिए। जिससे वे जुते हुए थे, जिससे वे बंधे हुए थे, और जोर लगा करके उन्होंने वो पगहे तोड़ दिए। यहाँ कहते हैं संगठन में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। दोनों ने बड़े ताकत के साथ एक साथ जोर लगाया और उस पगहों को तोड़ दिया। इसी संदेश के माध्यम से, इसी उक्ति के माध्यम से प्रेमचंद जी भारतीय लोगों को संगठित रहने का भी संदेश देते हैं। और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने उस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। जब झूरी प्रातःकाल घर में उठता है तो उठने से पहले ही हीरा और मोती उसके घर में आ चुके होते हैं और चरनी जहाँ चराई होती है वहाँ पे खड़े थे। यह दृश्य देख करके झूरी दोनों की गर्दनों पर आधा आधा गराव लटक रहा था। गराव एक प्रकार का फूंदा लगा हुआ रस्सी होती है जिससे रस्सी बांध दी जाती है पर से, और वो उनके लटका हुआ देखता है। और इसके अलावा घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है।
दोनों की आंखों में विद्रोह है। विद्रोह है उस गया के प्रति, गया के कार्य के कारण। विद्रोह है अपने स्वामी के प्रति कि भाई उन्होंने उसे क्यों छोड़ा। इसके अलावा अपने स्वामी के प्रति स्नेह भी है, क्योंकि स्वामी उन्हें बहुत अगाध स्नेह करता था। झूरी बैलों को लेकर देखकर स्नेह से गदगद हो गया। बड़ा ही प्रसन्न हुआ अपने बैलों को देखा तो। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने अपने दोनों बैलों को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, गदगद हुआ और विस्मय भी हुआ उसे, और दौड़ करके उसके पास पहुंचता है और दोनों को गले लगा देता है, चुंबन भी लेता है। ऐसा दृश्य प्रतीत होता है कि उनका काफ़ी वर्षों बाद दिव्य मिलन हो रहा है। जिस प्रकार भगवान राम और भरत राम मिलाप हुआ था, उसी प्रकार दोनों के मध्य में मिलाप होता है। बड़ा ही दृश्य मनोहर बन पड़ रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। घर और गांव के जितने भी लड़के थे आसपास के, जिनको ये जानकारी थी कि हीरा और मोती जो है वो झूरी के ससुराल गए हैं, लेकिन सुबह प्रातः उन दोनों को देखा, उनका ये दृश्य देखा, गले में घराव लगा हुआ देखा, पैर जो है कीचड़ से सने हुए देखे, तो बड़े आश्चर्यचकित और अचंभित हो गए और तालियां बजा बजा कर का उनका स्वागत करने लगे। एक बहादुर की भांति, एक कोरोना वॉरियर की भांति उनका वे सम्मान करने लगे, क्योंकि उन्होंने भी बहादुरी का काम किया था। जिस प्रकार कोरोना वॉरियर है वो अपने जीवन को क्षति में डालकर, संकट में डाल करके जिस प्रकार सभी लोगों का सम्मान करते हैं, सभी लोगों की सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसी प्रकार बहादुरी का काम करके हीरा और मोती घर पहुँचे। और यही विषय जो समझ पाए गांव के छोटे छोटे बालक। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होते हुए भी बड़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसा नहीं है कि यह घटना अभूतपूर्व पहले नहीं हुई है, हो चुकी है ऐसी घटना, लेकिन वर्तमान के रूप में यह बड़ी ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा मतलब बालकों की टोली ने यह निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, दोनों हीरा और मोती को अभिनंदन पत्र से सम्मानित करना चाहिए, ऐसा निश्चय किया। कोई घर से रोटियां लाया और सम्मानित के रूप में उनको रोटियां दी जाती है। कोई गुड़ लेकर के आता है, कोई चोकर, तो कोई भूसी लेकर के आता है। अब दूसरी तरफ दृश्य कुछ और अलग हो रहा है। झूरी की जो पत्नी है उसके मन में हीरा और मोती के प्रति द्वेष की भावना आ जाती है, क्योंकि हीरा और मोती झूरी के ससुराल से अर्थात झूरी के साले को छोड़ करके उस पहरे को तोड़ा करके यहाँ आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्त्री सुलभ अपने पीहर के प्रति जो स्त्रियों का, महिलाओं का जो स्नेह होता है वो छलक पड़ता है और झलकता है इस आगे के आख्यान से। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। बहादुरी का यहाँ वर्णन हो रहा है। बालक कह रहे हैं ऐसे बैल कभी किसी के पास नहीं है, बड़े बहादुर बैल है। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे इस जन्म के आदमी हैं, आदमी। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। मतलब इन दोनों हीरा और मोती का विरोध करने का किसी में साहस नहीं हुआ, किसी में ताकत नहीं हुई। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा, जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। जैसा कि स्त्री का अपने पीहर के प्रति जो प्रेम होता है, महिलाओं का अपने पीहर के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रेम की झलक जो है वो झूरी की पत्नी के माध्यम से मिल रही है। वो बोल रही है, बड़े नमक हराम है, एक दिन भी नहीं रुके, काम भी नहीं किया मेरे पीहर में, भाग करके आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना दिया ना होगा तो क्या करते। अब वह पुनः प्रत्युत्तर देता है, क्यों नमक हराम कह करके इसको बदनाम कर रही हो। निश्चित रूप से तुम्हारे भाई ने खाने पाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए दाना नहीं दिया होगा, इसलिए भाग करके आ गए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। उपालंब देती है वो कि तुम ही अपने बैलों को खिलाना जानते हो, हमारे भाई वगैरह तो सिर्फ पानी पिलाकर जीवित रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते,
चिढ़ाते हुए झूरी अपनी पत्नी को कहता है, अगर तुम्हारा भाई इसको चारा देता तो ये भाग कर क्यों आते? निश्चित रूप से तुम्हारे भाई ने इसको कुछ नहीं दिया होगा। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं है। उसने अपने भाई का पक्ष रखते हुए कहा, ये इसलिए भागे हैं क्योंकि मेरा भाई जानता है पशुओं को सहलाया नहीं जाता, काम में लिया जाता है, जबकि तुम्हारे ये कामचोर 2 बैल भागकर इसलिए आए क्योंकि इनको काम नहीं करना था। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप के द्वंद्व छिड़ पड़ते हैं। खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी है, ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। मेरा भाई खिलाता है तो काम भी लेना जानता है, लेकिन तुम्हारे जो ये दोनों बैल है वो कामचोर है, इसलिए भाग करके आ गए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे। अब स्पष्ट रूप से झूरी की पत्नी जो है, स्त्री है, वो चुनौती दे चुकी है हीरा मोती और उसके मालिक झूरी को, अब तुम्हारे बैलों को कुछ नहीं मिलने का। अब चाहे ये मरे चाहे जिए, इनको कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। वही हुआ, मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। जो मजूर थे नांद में घास डालते थे, उनको ताकीद, उनको पाबंद कर दिया गया कि हीरा और मोती को सूखा ही घास दिया जाए, हरी घास नहीं दी जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। अब झूरी की स्त्री का जो आदेश था, गृह मंत्री का जो आदेश था, और उस आदेश की अवहेलना न होकर के पालना होती है। हीरा और मोती को नांद में सूखा घास दिया जाता है। जब ये घास में पहला कोर खाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस सूखी घास बिना रस की, न हरियाली न चिकनाहट, मुंह फेर लेते हैं हीरा और मोती। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगते हैं। आशा भरी आंखों से देखते हैं मालिक आएगा और हमें भोजन कराएगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते बे? मजूर को कहता है, भाई थोड़ी सी खली डाल दे ताकि चिकनाहट आएगी, अच्छी तरीके से खाएंगे, बेस्वाद नहीं लगेगा। तो मजूर कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अगर मैंने इसको दे दिया तो मालकिन मुझे घर से निकाल देगी, मार डालेगी अर्थात घर से निकाल देगी, और मुझे आदेश की अवहेलना के रूप में स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो झूरी कहता है, चुरा करके डाल दो। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की से कहोगे। मजूर कहता है, नहीं दादा, अगर मैंने चुरा करके भी डाल दिया तो जब विषय आगे जाएगा, होम मिनिस्टर के पास जाएगा, गृह मंत्री के पास जाएगा, तो आप भी सह उनकी लेंगे और मेरे ऊपर आरोप मढ़ दिए जाएंगे और मैं गुनहगार साबित हो जाऊंगा। इस प्रकार ललित प्रसंग के रूप में स्त्री, पुरुष, हीरा मोती और मजूर के मध्य जो वार्तालाप हुआ उसको इंगित कर रहे थे प्रेमचंद। अगले वीडियो में हम इसी कहानी का द्वितीय भाग पढ़ेंगे। तब तक आप घर में रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल ध्येय विथ विशंबर थाने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी प्रकार की समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट भी करें। वह आपके कमेंट मेरे वीडियो को और संबल प्रदान करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।